दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम एक नए टॉपिक यानी भारतीय शासन एवं राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, ये सभी संबंधों टॉपिक से क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा आज जो है क्वेश्चनों का जो लेवल है हार्ड रखा गया है, तो आप वीडियो को आराम से देखिए और नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था 1953 में, उसका अध्यक्ष जो थे जस्टिस फजल अली को बनाया गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा था, और पंडित हृदय नाथ कुंजरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. पणिक्कर अन्य इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। और वहीं प्रथम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम नहीं अंतिम गवर्नर जनरल की बात पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। यानी आज़ादी के बाद अंतिम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, और भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा तो सी राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति जो है 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग, ठीक है, जो फाइनेंस आयोग है, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, और तो इसका प्रधानमंत्री नहीं होता है। बाकी तीनों के जो अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो उल्लेख जो है आर्टिकल 352 में किया गया है। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया है, और जिसको 1 जनवरी 2015 को इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अगला है हमारा, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे आर्टिकल 56 दिया है, तो ये नहीं है, 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है विशेष बहुमत के माध्यम से, यानी महाभियोग की प्रक्रिया, आर्टिकल 61 राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, और इसकी व्याख्या आर्टिकल 61 में की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। इसका बी सेकंड वाला है राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। तो किसके माध्यम से? 42वें संशोधन के द्वारा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के आर्टिकल 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आयात की स्थिति में, ठीक है, आयात लिखा है यहाँ पे, आपात की स्थिति होना चाहिए। आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य के मंत्रियों पर महाभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। तो राज्य के जो मंत्री हैं उन पर जो अभियोग लगाया जा सकता है, अनुमोदन हो सकता है, किसकी सलाह पर हो सकता है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल यानी गवर्नर के सलाह पर। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा, यानी राज्यपाल किससे परामर्श लेगा? मुख्यमंत्री से, यानी चीफ मिनिस्टर से।
यानी मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और मंत्रिपरिषद के विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं। किंतु राज्य के मंत्रियों पर जो अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य है। तो उन्नत की बात करेंगे तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। आप देख सकते हैं भारत का सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य केरल है। वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन का निर्माण कर सकती है और कारण है इसका, राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए। बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है और राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है। अब ये उसका राज्यसभा का ही अधिकार है, तो उसको एक्सप्लेनेशन, उसका व्याख्या करनी है या कम करना है या ज़्यादा करना है, ये राज्यसभा का जो है एकमात्र अधिकार है और जो भी करना है वो राज्यसभा करेगी। आप देख सकते हैं आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। 2/3 का मतलब है राज्यसभा में टोटल जो मेंबर हैं कितने हैं, 245। 245 का 2/3 निकाले जाएंगे और जितना आएगा 2/3 निकालने के बावजूद जो उतने सदस्यों के सिग्नेचर उसमें अप्रूवल होनी चाहिए, उसके बाद वो पास माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची देख लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था पूर्व की ओर देखने की नीति जो दी थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा दी गई थी। ए का तीसरा हो जाएगा। मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई का संबंध किससे है, बी का जो हो जाएगा वास्तविक असंलग्नता से हो जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ हो जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो है पोखरण द्वितीय से हो जाएगा। और राजीव गांधी की बात करें तो 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन से संबंधित हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप इसका एक्सप्लेनेशन जो है देख सकते हैं। अगला है हमारा टॉपिक लोक प्रशासन, इससे संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। प्लीज वीडियो को थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, आराम से देखिए और साथ ही जो है लाइक कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, बस आप विश्वास बना के रखिए। तो यहाँ पे है हमारा लोक प्रशासन के विषय के रूप में उत्पत्ति हुई, यानी लोक प्रशासन शब्द, पब्लिक एड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये पूछा गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक मिनट। लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है। तो लोक प्रशासन के अध्ययन का जो प्राचीनतम दृष्टिकोण है वो कौन सा है, वैदिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक। तो प्राचीनतम जो होगा दार्शनिक दृष्टिकोण, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोक प्रशासन का अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्व कोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की थी। इसीलिए अमेरिका से ही लोक प्रशासन की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नेट पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं किया है, सॉरी स्पष्ट अंतर किया है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका पॉल एच एपलबी के द्वारा किया गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पॉल एच एपलबी ने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर किया है। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल डी व्हाइट
ठीक है। एल.डी. वाइट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नव लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित हुई। तो नव लोक प्रशासन में जो पहली पुस्तक थी वो फ्रैंक मैरिनी के द्वारा लिखी गई थी 1968 में, 1968 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नव लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक फ्रैंक मैरिनी के द्वारा संपादित हुई थी। इस पुस्तक का नाम है टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, यहीं से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार अधिक से अधिक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हॉथॉर्न प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए जिन्हें कहा गया। तो एल्टन मेयो के ज़्यादा जो हॉथॉर्न प्रयोग किए गए थे उनको क्या कहा गया था? मानव संबंध सिद्धांत, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, थ्योरी के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एल्टन मेयो द्वारा इस शताब्दी के दूसरे शतक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए थे, यानी 1926 से 1932 के बीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, प्रतिदिन कार्य योजना, कार्य स्थिति मानक, कार्यविधि मानक। बी सी डी तीनों राइट हो जाएंगे इसमें। प्रतिदिन कार्य योजना प्लान तैयार किया गया था, कार्य की स्थिति का जो मानक भी तैयार किया गया था एल्टन मेयो के द्वारा, और कार्यविधि मानक भी तैयार किया था। अनौपचारिक ग्रुप की कार्यविधि की बात इसमें नहीं की गई थी। आप देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के जो उद्देश्य थे, अच्छा कार्य का निष्पादन करना, समय गति संबंधी अध्ययन करना और संगठन के विशुद्ध सिद्धांत को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ में विभाजित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पीजीटी में पूछा गया है। यानी स्टाफ सूत्र को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से हैं? सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ के रूप में। वो थे एल.डी. वाइट, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एल.डी. वाइट ने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ में विभाजित किया। और सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है। इसके विपरीत स्टाफ अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के गृह प्रबंध संबंधी कार्य को संपन्न करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये पद सोपान कहा जाता है। यानी आप इसे इस तरीके भी समझ सकते हैं कि एक उच्च अधिकारी के द्वारा जो निम्न अधिकारी को आदेश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पद सोपान कहा जाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन, अर्थात जो श्रेणीबद्ध प्रशासन चला आ रहा है हमारा, सबसे पहले कर्मचारी, छोटा कर्मचारी, उससे ऊपर का कर्मचारी, फिर उससे ऊपर का कर्मचारी, इसी को श्रेणीबद्ध प्रशासन कहते हैं, जिसका मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। इसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, जो लोक सेवक होते हैं लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र में, उसको प्रतिबद्ध होना चाहिए। किसके प्रति पूछ रहा है? तो लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति और शासक दल की विचारधारा के प्रति। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोक नीति यानी ये लोक नीति और कार्य नियमन, ठीक है, जो लोक नीति का मतलब जो पॉलिसी बनाई जाती है उसके प्रति प्रतिबद्ध लोक सेवक को होना चाहिए, और संविधान के लक्ष्य के प्रति बिल्कुल होना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और सामान्य हित के प्रति यानी समाज के हित के प्रति भी होना चाहिए, शासक दल की विचारधारा के प्रति। ठीक है, विचारधारा जरूरी नहीं है उसके आपस में मिलती हो, ठीक है, तो विचारधारा से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रजातंत्र में लोक सेवक को निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए: लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण से समाविष्ट है। तो मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी जो त्रिसूत्रीय वर्गीकरण का समाविष्ट कौन कौन है, तो देख लेते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने जो है पारंपरिक सत्ता की बात की थी, चमत्कारिक सत्ता की बात की थी और वैध या विवेकी सत्ता की बात की थी। वंशानुगत सत्ता की बात मैक्स वेबर द्वारा नहीं की गई थी। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण में समाविष्ट है पारंपरिक सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और वैध या विवेकी सत्ता। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है। तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या हो जाएगा? यथापूर्व स्थिति, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथापूर्व यानी जैसी स्थिति पहले थी। आप देख सकते हैं शक्ति संतुलन का अर्थ है संतुलन जो बदलने राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर तथा सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व की स्थिति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है। तो शांति प्रस्ताव की जो कार्यसूची किस पे संबंध रखती है? संयुक्त राष्ट्र से, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के संबंध से रखती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है। तो प्रकृति का वस्तुपरक कानून की बात की गई थी मॉर्गेनथाउ के द्वारा, जो शक्ति की बात करते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मॉर्गेनथाउ के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानते हैं। अर्थात जो यथार्थवादी विचारक होते हैं वो शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं, इसीलिए ठीक है, शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता उनका मानना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया गया है। तो व्यापारिक राज्य, ठीक है, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को जो अभिव्यक्त किया था वो रोज क्रॉन्स के द्वारा किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को रोज क्रॉन्स ने अभिव्यक्त किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है। जो यथार्थवाद का विचार है वो किस पर परिभ्रमण करता है? शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ, ठीक है। तो यथार्थवादी विचारों का मानना है कि राष्ट्रीय हित तभी हो सकता है जब आपके पास शक्ति होगी, जब आपके पास पावर होगी, तभी आप राष्ट्रीय हित की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। और इसी यथार्थवादी विचारधारा को वर्तमान में चाइना के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। माओ त्से-तुंग ने जो चाइना को यहाँ पहुँचाया था वो यथार्थवादी विचारों के माध्यम से ही पहुँचाया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है, और कारण है इसका, कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। बिल्कुल राइट है। और कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। एक्सप्लेनेशन इनका, यानी व्याख्या जो है इनका दोनों का अलग अलग है, ठीक है। एक वैश्वीकरण की बात कर रहा है और दूसरा जो है राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। आप देख सकते हैं भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की क्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलापन, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में खुलापन कब आया था? 1991 में वित्त मंत्री जब मनमोहन सिंह थे, बीपी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। यानी 1991 में इंडिया ने एलपीजी को अपनाया था,
जब बीपी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया था। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। अगला है हमारा, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम को पहचानिए। ठीक है, ये कालानुक्रम पहचानने हैं तो समिटें हुई थी, कौन पहले हुई थी और कौन बाद में हुई थी। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले हुआ था तेहरान सम्मेलन, उसके बाद आया था याल्टा सम्मेलन, उसके बाद आया था पोट्सडाम, ठीक है, उसके बाद पोट्सडाम सम्मेलन और अंत में आया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यानी शांति संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप देख सकते हैं तेहरान सम्मेलन जो हुआ था, तेहरान समिट जो हुई थी 1943 में हुई थी। उसके बाद याल्टा सम्मेलन आया था 1945 में, उसके बाद जो है पोट्सडाम सम्मेलन 1945 में ही आया था और अंत में सैन फ्रांसिस्को शांति संधि जो हुई थी 1951 में हुई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्न व्यक्ति को जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे उनके कालानुक्रम को पहचानिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप देख सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर रहे थे, कौन रहे थे? पहले त्रिग्वेली रहे थे, ठीक है, उसके बाद डैग हैमरशोल्ड रहे थे, उसके बाद यूथोंट रहे थे, उसके बाद कुर्ट वाल्डहीम को बनाया गया था। आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का सही कालानुक्रम ये है, सबसे पहले त्रिग्वेली, उसके बाद डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद यूथोंट और उसके बाद कुर्ट वाल्डहीम को बनाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।